वो आदमी हर बार हत्या करते समय गाड़ी की रफ्तार को चरम पर ले जाता था ताकि पीड़ित तुरंत न मरे। फिर जब वो दर्द में कराहता था तो आदमी कांच के टुकड़े से उसका गला काट देता था। इसके बाद वो आसमान की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करता था, मानो उसने फिर से दुनिया की गंदगी को साफ कर दिया हो। एक हफ्ते में उसने 3 लोगों की जान ले ली, लेकिन क्योंकि वो हमेशा बारिश की रातों में वारदात करता था, पुलिस के पहुंचने तक सारे सबूत धुल जाते थे। सिर्फ कांच के टुकड़े और टायर के निशान ही बचते थे। केस को जल्दी सुलझाने के लिए व्हाइट टीम ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। आमतौर पर सीरियल किलर अपने शिकार चुनते समय कुछ मानक रखते हैं, लेकिन इन 3 मृतकों में कोई समानता नहीं थी, चाहे वो लिंग हो, उम्र हो या पेशा। एकमात्र समानता थी कि वे देर रात घर लौटते थे। जब सब इस मामले में असहाय थे तो अपराध मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर झान अचानक पहुंचे। उन्होंने पुलिस के पास मौजूद जानकारी के आधार पर हत्यारे का गहराई से विश्लेषण किया। उनका मानना था कि हत्यारा एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष है जो कुछ हद तक ओसीडी से ग्रस्त है, संभवतः तलाकशुदा, अकेला या अविवाहित। उसके अंदर समाज के प्रति गहरी नफरत है। इसके अलावा उन्होंने खून के नमूनों के आधार पर हत्यारे का स्केच बनाया। पुलिस ने ये भी पाया कि हत्यारे ने जिन जगहों पर वारदात की वहाँ के सीसीटीवी या तो मरम्मत में थे या खराब थे। लेकिन व्हाइट टीम ने इन जानकारियों से तुरंत मुख्य बिंदु पकड़ लिया और सभी खराब कैमरों पर नजर रखने का आदेश दिया। और जैसा कि कुछ पुलिसकर्मी हत्यारे के न आने की बात कर रहे थे, अचानक पास से जोरदार हमला हुआ। इस समय हत्यारा कांच के टुकड़े के साथ जमीन पर पड़े पीड़ित की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ये सब कार में बैठे व्हाइट टीम ने देख लिया। हत्यारे को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और वो डॉक्टर झान के स्केच से लगभग मेल खाता था। पूछताछ कक्ष में वू हाओ ने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। वो एक पागल की तरह था जो किसी पंच द्वारा ब्रेन वॉश किया गया हो। उसने दावा किया कि वो भगवान का दूत है जो दुनिया की गंदगी को साफ कर रहा है और कांच भगवान द्वारा दिया गया उसका राजदंड है। हालांकि जब सबको लगा कि मामला आसानी से सुलझ जाएगा, डॉक्टर झान ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। क्योंकि वू हाओ उनके खून के नमूनों से मेल नहीं खाता था और वो अविवाहित भी नहीं था। उसकी पत्नी इस समय पुलिस स्टेशन में मुलाकात के लिए आवेदन कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि खराब कैमरे जैसे पुलिस को रास्ता दिखा रहे थे वू हाओ को पुलिस की गिरफ्त में लाने के लिए। इसलिए उन्होंने माना कि वू हाओ सिर्फ एक मोहरा है, असली हत्यारे द्वारा बलि का बकरा बनाया गया। जल्द ही डॉक्टर झान की धारणा सही साबित हुई। दरअसल जब महिला फोरेंसिक विशेषज्ञ शवगृह में निरीक्षण कर रही थी तो उसने पाया कि तीनों मृतकों के शव बैग खोले गए थे। जांच के बाद उसने शवों के कान के पीछे एक संख्या पाई और इस समय वू हाओ लगातार पूछताछ कक्ष में था। लेकिन सबको हैरानी थी कि हत्यारे ने वू हाओ को बलि का बकरा बना दिया। फिर भी उसने शवगृह में घुसने का जोखिम क्यों उठाया? लेकिन जब बॉस ने फोटो में संख्या देखी तो वो तुरंत चौंक गए और तुरंत वापस अपने कार्यालय गए और तिजोरी से 20 साल पुरानी एक फाइल निकाली। दरअसल तीनों मृतकों के शरीर पर मिली 3 संख्याएं 20 साल पहले के 3 मामलों की फाइल नंबर से मेल खाती थी। पहले 2 मृतक युवा पुलिसकर्मी थे। पहला सड़क पर खड़ा मुस्कुराते हुए कांच के टुकड़े से अपना गला काट चुका था। दूसरा अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने मुंह में गोली चला चुका था। तीसरा मृतक एक प्रसिद्ध शिक्षक था जिसने अपनी कक्षा में कलाई काटकर आत्महत्या कर ली थी। इन तीनों को किसी ने सम्मोहित करके मानसिक नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन 20 साल पहले का हत्यारा पहले ही पकड़ा जा चुका था और एक गुप्त स्थान पर कैद था। तो ये सब कैसे पुराने मामले से जुड़ा है? सच्चाई का पता लगाने के लिए व्हाइट टीम और डॉक्टर झान ने तुरंत वू हाओ से दोबारा पूछताछ की। लेकिन जब वू हाओ ने मृतकों के शरीर पर संख्या देखी, लेकिन ये चित्र जो उनके शरीर पर है पहले से ही धरती की बदनामी से भरे हुए हैं। उनकी मौत को देवताओं का न्याय माना गया। वाई ने तुरंत समझ लिया कि क्यों चित्र और नहीं संख्या। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि वू हाओ कुछ छुपा रहा है। लेकिन चाहे दोनों ने कितनी भी पूछताछ की, वू हाओ हमेशा यही दोहराता रहा कि वो देवताओं को धोखा नहीं दे सकता। उसे नहीं पता था कि उसके देवता पहले ही उसकी पत्नी और बेटी को बांध चुके थे और उन पर पेट्रोल डाल दिया था। अंत में उन्होंने निर्दयता से लाइटर जला दिया। जब वू हाओ ने अपनी पत्नी और बेटी की भयानक मौत देखी तो उसके भीतर की आस्था पूरी तरह से टूट गई। लेकिन जब उसने डॉक्टर झान के इशारे देखे तो वह और भी पागल हो गया। यहाँ तक कि उसने अपने शरीर की पट्टियां भी तोड़ दी। अंततः गेट पर गार्ड ने इलेक्ट्रिक बैटन का उपयोग करके उसे काबू में किया। इसलिए दोनों ने अस्थायी रूप से पूछताछ छोड़ दी। लेकिन डॉक्टर झान ने वू हाओ के अवलोकन से पाया कि वह अत्यधिक संभवतः किसी ने उसे सम्मोहित किया है। बाई को याद आया कि जब डॉक्टर झान ने एक पदोन्नति का इशारा किया तो वू हाओ कुछ सेकंड के लिए चौंक गया और फिर पूरी तरह से बेहोश हो गया। डॉक्टर झान की याद में केवल 20 साल पहले का वह हत्यारा ही लोगों को इस हद तक सम्मोहित कर सकता था। हालांकि जैसे ही दोनों पुलिस स्टेशन लौटे उन्हें खबर मिली कि वू हाओ अजीब तरीके से जेल में मर गया और उसके कान के पीछे भी एक संख्या दिखाई दी। बाई ने तुरंत सभी निगरानी वीडियो निकालने का आदेश दिया और गांव के 2 अपराधियों की गहन पूछताछ की। बाईं ओर की कोठरी का मोटा आदमी स्पष्ट रूप से एक पुराना चालाक था, जबकि दाईं ओर का आदमी पहले से ही डर से बेहोश हो चुका था। लेकिन दोनों ने कहा कि हत्यारा नर्क का दानव है। डॉक्टर झान का मानना था कि दोनों के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि हत्यारा लोगों के मन को नियंत्रित कर सकता था। इस समय फोरेंसिक विभाग ने फोन किया कि उन्होंने वू हाओ के गले के पास एक सुई का निशान पाया जो संभवतः किसी ने उसे जहर इंजेक्ट किया था। जैसे ही बाई ने फोन रखा उसने देखा कि एक कार तेजी से आ रही थी और डॉक्टर झान की ओर बढ़ रही थी। सौभाग्य से बाई ने तेजी से प्रतिक्रिया की और उसे धक्का देकर बचा लिया। फिर वह कार के सामने कूद गया और एक परफेक्ट बैकफ्लिप के साथ उतरा। तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर गोली चलाई, लेकिन वह कार के चालक की चालाकी से बच नहीं सका और वह एक गली में मुड़कर गायब हो गया। जब दोनों पुलिस स्टेशन लौटे तो तकनीकी टीम ने उन्हें बताया कि जेल की निगरानी फुटेज को जानबूझकर हटा दिया गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्होंने उस कार को ढूंढ लिया था जिसने उन पर हमला किया था।
वो कार एक व्यक्ति की थी जिसका नाम वांग युए था, जो 3 दिन पहले एक कला छात्रा को लुभाने के लिए चेंगजी विश्वविद्यालय गया था। कार पार्किंग स्पॉट 201 पर खड़ी थी, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही चोरी हो गई। इसके बाद दोनों तुरंत चेंगजी विश्वविद्यालय पहुंचे और पाया कि यह पार्किंग स्थान बहुत ही सुनसान था, जहां कोई निगरानी कैमरा नहीं था। लेकिन डॉक्टर झांग की तेज नजर ने कूड़ेदान पर एक छेद देखा। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक कैमरा मिला। उसी समय एक छात्र वहां आया और बताया कि उसने 1 हफ्ते पहले वहां कैमरा रखा था ताकि एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर खींच सके। संयोग से उसका कैमरा ठीक उसी पार्किंग स्थान की ओर था, लेकिन कक्षा का समय हो गया था, इसलिए वो केवल कक्षा के बाद अपने हॉस्टल जाकर मेमोरी कार्ड ले सकता था। अक्सर क्राइम शो देखने वाले लाओ टिएशियांग ने पहले ही उसके अंत का अनुमान लगा लिया था। और सच में कुछ ही समय बाद स्कूल की इमारत के बाहर एक जोरदार आवाज आए। वो बाहर से तो एक कमजोर मनोविज्ञान के प्रोफेसर लगते हैं, लेकिन अंदर से वो एक खतरनाक हत्यारा है। वो पहले लड़के को सम्मोहित करते हैं, फिर उसे लकड़ी के तख्ते पर बांध देते हैं, फिर वो ऊपर के रेत के थैले को चाकू से काट देते हैं। ये एक टाइमर की तरह काम करता है। जैसे ही रेत धीरे धीरे नीचे के पानी के बाल्टी को भर देती है, लकड़ी का तख्ता धीरे धीरे उठने लगता है और लड़का अपने आप नीचे गिर जाता है। सब कुछ आत्महत्या जैसा दिखता है और वो पहले से ही रेत के गिरने के समय का फायदा उठाकर पुलिस के सामने अपनी गैर मौजूदगी का सबूत बना लेते हैं। उन्होंने ली फेई फान को इसलिए मारा क्योंकि व्हाइट टीम बारिश की रात की हत्या की जांच कर रही थी और सुराग के आधार पर पार्किंग तक पहुंच गई थी। और ली फेई फान का कैमरा ठीक उसी पार्किंग की ओर था। वो सोच रहे थे कि उसकी स्टोरेज कार्ड से कुछ सुराग मिल सकता है, लेकिन कुछ ही समय बाद ली फेई फान की हत्या हो गई। व्हाइट टीम का एक सदस्य तुरंत छत पर पहुंचा और दरवाजा तोड़कर देखा कि 2 सीढ़ियां गिरी हुई है। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और छानबीन शुरू कर दी, लेकिन छत पर कोई नहीं था। इसी बीच डॉक्टर झांग ली फेई फान के कमरे में पहुंचे, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से स्टोरेज कार्ड खोजने में था और उन्होंने पीछे से आ रही छाया को नहीं देखा। एक भारी डंडा उनके सिर पर मारा गया, लेकिन बेहोश होने से पहले उन्होंने देखा कि हमलावर की पैंट पर एक लाल निशान था। होश में आने के बाद उन्होंने व्हाइट टीम को सब कुछ बताया। इस समय पुलिस ने छात्रों की जांच शुरू कर दी थी और पाया कि वास्तव में कुछ लोग बीच में ही चले गए थे, लेकिन उनका समय गिरने के समय से मेल नहीं खाता। फिलहाल केवल 2 पुराने प्रोफेसर ही मेडिकल रूम में हैं और उनसे पूछताछ नहीं की गई है। बातचीत के दौरान व्हाइट टीम ने अचानक देखा कि ली फेई फान के गिरने की जगह कुछ अजीब लग रही है। जब वे फिर से छत पर गए तो नीचे के प्लेटफॉर्म पर खून का धब्बा मिला। अगर मैं आत्महत्या करता तो कभी नहीं इस जगह पर खड़ा होता। हाँ, अगर मैं यहाँ से कूदता तो पहले इस प्लेटफॉर्म से टकराता। सिद्धांत रूप में मैं यहाँ से कूदने का विकल्प नहीं चुनता, और यह वास्तव में इतना ऊंचा भी नहीं है। अजीब बातें बहुत हैं। सबसे अजीब बात यह है कि रेलिंग पर एक पुली लटकी हुई है और सीढ़ी पर लगी रस्सी दरवाजे तक जाती है। पूरी जगह व्हाइट टीम को बहुत अजीब लग रही है। इस समय व्हाइट टीम ने अचानक जमीन पर पेंट के डिब्बे को देखा। लगता है कि हत्यारे की पैंट पर लाल रंग यहाँ से निकलते समय गलती से लग गया। जब दोनों लोग लिफ्ट के मशीन रूम में चढ़े तो दीवार के बाहर 2 खाली रेत के थैले मिले। रेत के थैले के नीचे 2 पानी की बाल्टियां लटकी हुई थी। डॉक्टर झान को तुरंत हत्यारे की हत्या की विधि समझ में आ गई और आखिरकार प्लेटफॉर्म पर ली फेई फान के खून के धब्बे का कारण भी समझ में आ गया। व्हाइट टीम को भी आखिरकार समझ में आया कि सीढ़ी पर लगी रस्सी दरवाजे तक क्यों जाती है। ये हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए एक जाल बिछाया था। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, रस्सी तुरंत 2 सीढ़ियों को गिरा देती। लेकिन सवाल ये है कि वो लकड़ी का तख्ता कहाँ गया? डॉक्टर झान का मानना है कि शायद वो था ही नहीं, लकड़ी का तख्ता नहीं। मैं अभी सोच रहा था कि एक सम्मोहन विधि होती है जिसे स्टील बोर्ड सम्मोहन कहते हैं। स्टील बोर्ड सम्मोहन से व्यक्ति का शरीर बहुत कठोर हो जाता है, जैसे कि स्टील बोर्ड। यानी हत्यारे ने ली फेई फान को खुद ही लकड़ी का तख्ता बना दिया। लेकिन इस स्तर के सम्मोहन के लिए मनोविज्ञान में गहरी जानकारी होनी चाहिए और ली फेई फान का बहुत विश्वास होना चाहिए। पूरे स्कूल में ये क्षमता केवल प्रोफेसर ली के पास है, और जब हम हाल में उनसे मिले तो वो पसीने से तरबतर थे। ऐसा लग रहा था कि वो शारीरिक थकावट के कारण थे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को छत पर ले जाना उनके लिए संभव नहीं है, तो हत्यारा शायद अकेला नहीं था। और जब हाल में प्रोफेसर जू और डॉक्टर झान को एक साथ शिक्षण भवन से बाहर आते देखा तो इसका जवाब है। ये पहले से ही स्पष्ट था कि अपने मन में उठे संदेह को सत्यापित करने के लिए दोनों सीधे चिकित्सा कक्ष में गए। सफेद टीम ने प्रोफेसर को मालिश देने का नाटक किया और उनके पैर उठाए, लेकिन उन्हें अपनी कल्पना में सोचा हुआ रेड बुल नहीं मिला। तभी डॉक्टर झांग अंदर आ गए और सफेद टीम ने तुरंत देखा कि उनकी शर्ट बाहर निकली हुई थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पैंट बदल ली है। अब एकमात्र सुराग पूरी तरह से टूट गया है। बिना किसी को सतर्क किए दोनों पुलिस स्टेशन लौटने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ते में सफेद टीम को महसूस होता है कि हत्यारा उनके हर कदम से वाकिफ है, इसलिए उन्हें संदेह होता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर कोई समस्या है। लौटने के बाद उन्होंने तकनीशियन को गहराई से सम्मोहित किया और सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह से भरोसेमंद है। फिर डॉक्टर झांग ने एक कागज निकाला। उन्हें 2 लोगों के फोन की जांच करने के लिए कहा गया। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर झांग के फोन में एक जासूसी सॉफ्टवेयर मिला। इसलिए ली फेई ने कैमरे का जिक्र करते ही कार्रवाई की, लेकिन पर्दे के पीछे के व्यक्ति को संदेह न हो, इसलिए तकनीशियन ने सॉफ्टवेयर को हटाया नहीं, बल्कि एक अवरोधक उपकरण स्थापित किया। इसे चालू करने से जासूसी को सीधे ब्लॉक किया जा सकता है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर हरकत एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा देखी जा रही थी। मृतकों के शरीर पर एक संख्या की श्रृंखला पाई गई, इसलिए सफेद टीम ने इन संख्याओं से संबंधित सभी मामलों की जांच करने का निर्णय लिया। लेकिन कोई भी मामला डॉक्टर झांग के संदेह के अनुरूप नहीं था। उन्हें संदेह हुआ कि यह जानकारी सिस्टम में दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए दोनों तुरंत उस
समय के मामले की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने एक सुराग पाया। पहले दिखाई गई सभी संख्याएं एक व्यक्ति की अपराध संख्या थी, जिसका नाम झाओ जुए था। ये झाओ जुए पहले एक पुलिस अधिकारी था और मनोवैज्ञानिक संकेतों का उपयोग करके हत्या करने में माहिर था, लेकिन सुना है कि 20 साल पहले उसे गोली मार दी गई थी। फिर यह मामला अब कैसे जुड़ा हुआ है? अपने मन में उठे संदेह को दूर करने के लिए दोनों ने झाओ जुए से संबंधित सभी दस्तावेज निकाले, लेकिन इस प्रक्रिया में सफेद टीम ने गलती से प्रबंधक के चेस बोर्ड को छू लिया। प्रबंधक ने देखा और तुरंत घबरा गया और डॉक्टर झा के कार्रवाई करने से पहले ही चेस बोर्ड को ठीक कर दिया। इस समय सफेद टीम ने देखा कि ये सभी फाइलें खाली थी। प्रबंधक ने तुरंत समझाया कि ये सभी गुप्त फाइलें हैं, जिनमें से कुछ पहले ही नष्ट कर दी गई हैं। उस समय आदेश देने वाला व्यक्ति था वर्तमान में के निदेशक बाओ। यहाँ तक कि सफेद टीम को याद आया कि जब बाओ ने उन संख्याओं को देखा तो उन्होंने बहुत डरावना चेहरा बनाया। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ बातें छुपाई हैं। इसके बाद प्रबंधक ने दोनों को छुट्टी के बहाने बाहर भेज दिया, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने एक गहरी अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई। दूसरी ओर एक महिला पुलिस अधिकारी प्रोफेसर का पीछा कर रही थी। प्रोफेसर का फोन अचानक बजा। प्रोफेसर ने देखा और तुरंत उनका चेहरा बदल गया, लेकिन चारों ओर देखने के बाद उन्होंने कुछ असामान्य नहीं पाया। इसलिए उन्होंने दुकान से कुछ फल खरीदने का नाटक किया और चले गए। महिला पुलिस अधिकारी ने कुछ असामान्य नहीं देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक छिपी हुई नजर ने अभी जो हुआ था उसे देखा।